जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी एमसीक्यूज़ की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है उसी सीरीज़ का ये 17th पार्ट है। और एक चीज़ मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि 25 अक्टूबर को इंशाल्लाह सोशियोलॉजी लेक्चरर का एग्ज़ाम होगा। पीपीएससी जो कंडक्ट करवा रहा है, लेक्चरर सोशियोलॉजी मेल एंड लेक्चरर सोशियोलॉजी फीमेल दोनों का एग्ज़ाम इंशाल्लाह 25 को होने जा रहा है। तो आप लोगों ने जो है इसमें अगर कोई आप चाहते हैं कि आपका कोई लास्ट में हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट करें जो कि आपको पीपीएससी के जो रियल एग्ज़ाम हो उसमें हेल्प करे, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर रीज़नेबल लोगों के कमेंट्स यानी कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स होंगे तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम एक लाइव सेशन रख सकते हैं जिसमें एक फ़ाइनल एक मॉडल पेपर की तरह का हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे 100 एमसीक्यूज़ का, और सो दैट उसमें आपकी प्रैक्टिस हो सके और जो आपका 25 को इंशाल्लाह जो आपका एग्ज़ाम होना है पीपीएससी वाला उसमें आपको मदद मिल सके। तो ये एक चीज़ थी जो मैं अनाउंस करना चाह रहा था। तो अगर वो आप चाहते हैं कि किस तरह का एक एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो तो नीचे कमेंट करें। तो अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर मैं समझ नहीं पाऊँगा और फिर वो सेशन जो है वो फिर नहीं करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि वो करना ज़रूरी है या करना चाहिए। तो हम आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। आज के एमसीक्यूज़ हम स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जो पहले 10 हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ वेबर्स आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट, आइडियल टाइप एक मेथड था जो कि मैक्स वेबर साहब यूज़ करते थे किसी भी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में उन्होंने कुछ इसकी खुसूसियात बताई थी। जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी कुछ खुसूसियात होती हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ईजीली। तो ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो मेरा पीपीएससी का इंटरव्यू था उसमें मुझसे ब्यूरोक्रेसी की करैक्टरिस्टिक्स थी जो पूछी गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताई थी। तो ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसके चांसेस हैं कि ये रिटन में भी आएगा। और अच्छा जी, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो 4 हैं, तो बताइए कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। तो अपने ज़हन पे जोर डालें, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, पढ़े होंगे आपने। तो इसमें जनाब एक्सटेंसिव पेपर वर्क ये बात नहीं की थी। सो इट्स नॉट पार्ट ऑफ वेबर्स आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। जी, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फोको कार्सरल ऑर्गेनाइजेशंस ये कौन सी होती हैं। तो ये जनाब क्वेश्चन नंबर 2 का बी इज़ द राइट आंसर हेयर। इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ पावर हेल्ड बाय मैनेजर्स। सॉरी इसमें मैंने गलत आंसर लगा दिया, ये इसका ये नहीं था। मिशेल फोको की बात की जा रही है। ही वाज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एंड कार्सरल ऑर्गेनाइजेशन, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता लूँ। कार्सरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, देखें अब मैंने फोको का पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इसने बायो पावर की बात की थी, यानी कि अब जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं वो लोगों की बॉडीज़ तक के ऊपर असर रखती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, उनकी बॉडीज़ तक को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि मैंने आपको चाइना की एग्जांपल दी थी कि उनको यहाँ तक स्टेट की इंटरवेंशन थी कि आप एक ही बेबी पैदा करेंगे, यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी थी जैसे चाइना की। तो कार्सरल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि जेल है आपकी, या आपकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जहाँ पे लोगों को कैद करके रखा जाता है, उनको नज़रबंद रखा जाता है उनकी सलाह के लिए या माशरे की सलाह के लिए।
सो डी इज द राइट ऑप्शन हेयर। क्वेश्चन नंबर 2 का डी है आइसोलेटेड पीपल एंड पुट देम अंडर सर्विलेंस, यानी कि उनको देख रेख में रखना, सर्विलेंस में रखना, ठीक है। ये जेल प्रिजन्स उसकी एग्जाम्पल है, प्रिजन्स। तो ये जनाब कार्सरल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। मिशेल फोको का ये कॉन्सेप्ट था और ये बायो पावर से रिलेटेड है, यानी कि स्टेट जो है अपनी जो अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज करता है, लोगों को कैद भी कर सकता है, यानी उनको टॉर्चर भी कर सकता है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। ओके, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, disciplinary powers was exercised in 19th century factories by, question number 3 and C is the right answer here, punctuality, uninterrupted work and threat of dismissal। जी, ये जो 19th सेंचुरी थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई तो कुछ रूल, कुछ कवानीन बने काम करने के। तो उसमें जो था एडम स्मिथ जो मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि जो सारा ध्यान था वो प्रोडक्शन के ऊपर था कि आपकी जो प्रोडक्शन है आपकी वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसमें जो वर्कर्स थे उनकी पंक्चुअलिटी, उनका काम अनइंटरप्टेड, यानी कि वो छुट्टी भी ना करें, जो उनको गिवन हॉलीडेज़ हैं या लीव्स हैं जस्ट उन्हीं तक रहें, काम रुकना नहीं चाहिए, और अगर रुकता है तो उनको डिसमिसल का थ्रेट दे दिया जाए कि आपको निकाला जा सकता है। तो ये डिसिप्लिनरी पावर थी जो कि 19th सेंचुरी में जो फैक्ट्री के मैनेजर्स थे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू की। क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये देखिए मैनेजमेंट की एक काइंड है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऐसी मैनेजमेंट जनाब के जिसमें आप साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स की जो वैल्यूज़ हैं, जो इमोशंस हैं, जो इंट्रैक्शन है, जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको आप मद्देनज़र नहीं रखते। इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं और ये फ्रेडरिक टेलर ने कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा जी, इसमें पूछा गया है कि ये इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सो डी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी ऑल ऑफ द अबव। उसमें अब क्या क्या है इसको आप अंडरस्टैंड कर लें ताकि अगर क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछा जाए तो वो उसका भी आप आंसर कर सकें। द सब डिवीजन ऑफ लेबर इनटू स्मॉल टास्क्स, यानी कि स्मॉल टास्क्स अब कंपनीज जो हैं वो डेवलप कर देती हैं, स्मॉल से स्मॉल, उसके ऊपर सुपरवाइजर्स, छोटे से छोटे काम के जो सेक्शंस बना दिए जाते हैं, यानी कि सब डिवीजन ऑफ लेबर है। ओके, बी ऑप्शन मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क टास्क्स। अब देखिए यूरोप में जहाँ पे ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से काम लिया जाता है वहाँ पे हर काम की उजरत जो है वो तय है, जो वेजेस हैं वो तय हैं, और काम का भी उनको पता है कि जनाब एक दिन में इतना काम हो सकता है और उतनी जो पे है, मतलब जो वेजेस हैं या उजरत है उतनी वो पे कर देते हैं। अगर कोई बंदा वहाँ पे चालाकी करने की कोशिश करे, यानी कि काम ना करे, और वो चाहे कि मैं जनाब मैंने तो पूरा दिन काम किया है और मुझे तो इतने पैसे मिलने चाहिए, नहीं, उन्होंने टारगेट्स सेट किए हुए हैं, उतने टारगेट्स को आप अचीव करना है तो फिर आपको आपकी जो सैलरी है या पे है या जो वेज है वो आपकी मिलेगी। जैसे बैंक्स हैं तो उनके भी कुछ टारगेट्स होते हैं, वो जो लोग अचीव करते हैं वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, जो लोग नहीं अचीव करते हैं उनको फिर वहाँ से फायर कर दिया जाता है। ओके, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही एक तरीका है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में होता है मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड्स फॉर प्रोडक्टिविटी। जी, प्रमोशन उसी को मिलेगी जो काम करेगा, जो जितने टारगेट्स जो हैं वो अचीव करेगा उसी की बेस पे उसको प्रमोशन मिलेगी। तो ये बैंक्स में साइंटिफिक मैनेजमेंट से ही काम चलता है। ओके, ये एक मैनेजमेंट की काइंड है। ओके, और नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, द डिबेट अबाउट द मैनेजरियल रेवोल्यूशन जॉन स्कॉट 97 argued that, so question number 5 is the right option, A, owners still exercised control through groups of shareholders and
तो वो मेजर डिसीजंस जो होते हैं कंपनीज के वो डिसाइड करते हैं। तो एक दौर ऐसा भी आया था जब मैनेजरियल रेवोल्यूशन जो था उसको कंसिडर किया जाता था कि जो मैनेजर्स हैं वो सारा कुछ जो कंपनी है या फैक्ट्री है उसका कंट्रोल करते हैं। लेकिन जॉन स्कॉट ने, उनका ये थीसिस था, उनका ये कहना था कि मैनेजर्स के हाथ में सारा कुछ नहीं है, जो मेजर डिसीजंस हैं वो शेयर होल्डर्स और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिसाइड करता है, वो कंट्रोल करता है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर वो ए है, दैट वर्क कैन बी subcontracted out to independent suppliers and retailers. With the advancement of internet and communication technologies, जो companies हैं वो outsource करती हैं, सब contracts देती हैं, independent contractors hire करती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ऊबर है, तो ऊबर एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है कि वो सिर्फ एक नेटवर्क के ऊपर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। दे जस्ट हैव एन ऐप, और उस ऐप के ज़रिए उनकी एक भी टैक्सी जो है वो दुनिया में, उनकी अपनी एक भी टैक्सी नहीं, लेकिन वो इतनी बड़ी टैक्सी की कंपनी है। वो कैसे है? वो जस्ट नेटवर्क की बेसिस पे वो एक नेटवर्क उन्होंने डेवलप किया है और पूरी दुनिया के लोग उसके ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं और अपनी अपनी टैक्सीज चलाते हैं। So this is an example of network organization. Okay, question number 7. Human relations approach emphasized the importance of question number 7. B is the right answer. Teamwork, communication, employee satisfaction. G, it's a kind of management and इसमें ये है कि human relations को भी मद्देनज़र रखा जाता है और उसमें टीम वर्क को सपोर्ट किया जाता है, कम्युनिकेशन को सपोर्ट किया जाता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो। कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे और उनकी सेटिस्फैक्शन के ऊपर भी ध्यान रखा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8. Mulholland 1998 argued that privatization changed the relationship between companies and managers in that. So question number 8 का जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है जनाब डी. So D is the right option here. Employment dependent on performance rather than trust and commitment. ये जो हमारी आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं की बात की है मलहॉलैंड ने कि उनका जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन परफॉर्मेंस, कि आप कितना परफॉर्म करते हैं, कितने आप टारगेट्स अचीव करते हैं, कितनी सेल्स दिलाते हैं आप कंपनी को, रादर देन कि वो जनाब कि ये हमारा ट्रस्टफुल बंदा है, पुराना बंदा है और उसके हम ट्रस्टवर्दी है, इसके हम ट्रस्ट करते हैं और रखेंगे इसको। नहीं, कमिटमेंट नहीं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी कमिटमेंट और आपके ट्रस्ट की वजह से आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है आपके सीनियर से, लेकिन इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये आप भूल जाएं। वहाँ पे आपका जो है परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी एवेलुएशन होती है और प्रमोशन होती है। ओके जी, अगला क्वेश्चन नंबर 9. The trend of decarceration involves. So क्वेश्चन नंबर 9 का ए राइट आंसर है। उसका क्या है? इसका मतलब कि कम्युनिटी अल्टरनेटिव्स टू इम्प्रिजनमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल केयर। जी, हमने इनकार्सनेशन की पहले बात की और डीकार्सनेशन जो है वो है कि जो प्रिजन्स हैं, जो जेल्स हैं, जो कैद खाने हैं या टॉर्चर सेल्स हैं, उनको ख़त्म करके इम्प्रिजनमेंट का ऐसा तरीका या सुधार का ऐसा तरीका अपनाना जिसमें लोग जो हैं वो उनको कैद ना किया जाए और उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए ताकि वो सोसाइटी का जो है वो
मेंबर बन सकें, दोबारा से एक नॉर्मल मेंबर बन सकें। तो जैसे पंजाब प्रिजन्स में एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है, उसका क्या काम है? यही कि अगर जो फर्स्ट टाइम कमिटर्स हैं, अगर उन्होंने क्राइम कमिट कर लिया है तो उनको बजाय जेल में डालने के उनको वो अपने घर पे रहें, अपनी जॉब कंटिन्यू करें, और जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसके दफ्तर में जाके हर मंथ हाज़िरी लगाते रहें, और वो मतलब गवर्नमेंट की नज़र में भी रहेंगे, और अगर वो दोबारा क्राइम कमिट करेंगे तो फिर उनके लिए ज़्यादा पनिशमेंट होती है। तो ये इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं जिससे आपकी जेलें जो हैं वो इतनी ज़्यादा जेल्स के ऊपर भी बर्डन ना हो, और लोगों की जो फर्स्ट टाइम कमिटर्स हैं उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो, जो वाइट कॉलर लोग हैं। तो ये मैं आपको स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की वीडियो में बता चुका हूँ। जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है, वो सोशियोलॉजी या सोशल वर्क से होता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ सर्विलेंस हैव मेड इट ईजियर टू, क्वेश्चन नंबर 10, इसका जनाब डी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सेस एंड एक्सचेंज प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स। जी, इट्स अ काइंड ऑफ सर्विलेंस कि अक्सर आपसे जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ सर्विलेंस। आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे वापसी पर आपसे कुछ आपका फीडबैक ले लेते हैं, आप दराज से कोई चीज़ बाय करते हैं, वहाँ से आपका फीडबैक ले लेते हैं, आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, ख़रीदते हैं, तो गूगल आपको मॉनिटर कर रहा होता है, आपकी जो ऐप्स हैं अपने मोबाइल में आपने इंस्टॉल की हैं वो आपको मॉनिटर कर रही होती हैं, और इस तरह से आपका एक डेटा जनरेट होता है, और उस डेटा को मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो शेयर करती हैं, बांटती हैं, और आपका डेटा जो है वो बेचा जाता है। यानी कि आपको पता भी नहीं, और आपकी सर्विलेंस हो रही है, आपको वॉच किया जा रहा है, एंड इट्स अ टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ सर्विलेंस। और वो उससे क्या है कि रिड्यूस प्रिजन ओवर क्राउडिंग बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। जी, कि जैसे मैंने वो प्रिजन पैरोल ऑफिसर का बताया कि आप उसको आप हर महीने बुला लें तो आपको जेल में ओवर क्राउडिंग नहीं आपको करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से अगर आप उसको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा लें, कोई जीपीएस डिवाइस, और आप उसको मॉनिटर भी करते रहें ताकि वो भाग ना जाए, बाहर ना जाए, ईसीएल में उसका नाम डाल दें, तो यानी कि ये भी टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस है। बाहर की कंट्रीज़ में ज़रूर होता होगा ऐसा। एंड सी, मॉनिटर एम्प्लॉयज़ एक्टिविटीज़ एट वर्क। जी, बाज़ लोगों ने अपने होटल्स में, अपने दुकानों में कैमरास लगाए होते हैं, और जहाँ पे भी हों पीछे से अपने ऑफिस की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो देख रहे होते हैं। सो इट्स टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ सर्विलेंस। ओके जी, हम अब क्वेश्चन नंबर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो हमने पिछले 10 कर लिए, वो सारे इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं। ओके, इसमें क्या है जनाब, वेबर 1919 said that state's monopoly of the use of force was legitimated by। तो जनाब वेबर साहब ने हमें अथॉरिटी की भी एक आइडियल टाइप बताई थी, और उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताई थी, टाइप्स भी बताई थी हमें अथॉरिटी क्या होती है। तो स्टेट हमारे ऊपर पावर जो है वो कैसे फोर्स हमारे ऊपर अब अपनी जो है वो कायम रख पाता है, तो उसको हम कहते हैं रैशनल लीगल अथॉरिटी। यानी कि वो रैशनल अथॉरिटी है, और कोई कानून एक मुल्क का आइन है जो उसको सपोर्ट करता है, इसलिए उसको हम रैशनल लीगल अथॉरिटी बोलते हैं। और अथॉरिटी जो है वो लेजिटिमेटेड होती है, यानी कि लॉ उसको सपोर्ट करता है, पीपल एक्सेप्ट दैट अथॉरिटी। ऐसी पावर जिसको अगला बंदा जिसके ऊपर वो इन्फोर्स की जा रही है उसको एक्सेप्ट करे, तो वो उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। जी, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1,
द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब देखें ये सारी ग्लोबलाइजेशन से, अगले जो 10 हैं ना वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हैं सारे, ठीक है जी। और इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, द थ्योरी of development which suggests that societies move from traditional to modern industrial forms of organization is called। so question number 1 का जो है वो B is the right option। इसको modernization theory कहा जाता है। और जो इसको सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि जो गरीब कंट्रीज इसलिए पीछे रह गए हैं कि उन्होंने वेस्ट को फॉलो नहीं किया। वेस्ट को फॉलो करें, उस तरह की पॉलिसीज़ लेके आए, यूरोप तरह की उस तरह की डेवलपमेंट करवाएं तो वो भी तरक्की कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रैंक 1967 मेड द क्लेम दैट अंडरडेवलप्ड सोसाइटीज़ वर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सी राइट ऑप्शन है, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द वेल्दी कंट्रीज दैट एक्सप्लॉइटेड देम। तो ये जनाब अंडर डेवलप्ड जो सोसाइटीज़ हैं, जो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको जो हमारी वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, वो अंडर डेवलप्ड या गरीब लोग जो कंट्रीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, उनका इस्तेहसाल करती हैं। उनको मजबूर किया जाता है कि उनको डिपेंडेंट रखा जाता है। इसको डिपेंडेंसी थ्योरी भी बोलते हैं कि उनको डिपेंडेंट बनाया गया है, कर्ज़े दे दे के, फिर उस कर्ज़े के किस चक्कर में फंसा के एक कर्ज़े को वापस करने के लिए और कर्ज़े लिए जाते हैं और फिर सूद के ऊपर कर्ज़े दिए जाते हैं। तो इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से अमीर मुल्क जो है वो अमीर रहते हैं और अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो जनाब कैश क्रॉप्स उगा कर, यानी कपास वगैरह या चाय जो है या कॉफ़ी है, उगा के वो बाहर के कंट्रीज़ को अपना पेट काट कर जो है वो भेजते जाते हैं। वही प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा उन्हीं कंट्रीज़ में आके बेच कर, तो यानी कि कंज्यूमर्स भी वही हैं और उनको डिपेंडेंट रख कर उनको गरीब रखा जाता है। सो इट्स एंड उनकी गरीबी का जो बायस हैं वो अमीर मुल्क हैं, ऐसा कहना है फ्रैंक 1967 का। ओके जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज द राइट आंसर, द एक्सटेंडेड पावर ऑफ नेशन स्टेट्स। देखें जी, 19th सेंचुरी में बल्कि 20th सेंचुरी में 1920 के बाद जब पासपोर्ट बनना शुरू हुए और नेशन स्टेट्स जो थी वो डेवलप हुई, तो नेशन स्टेट्स को बड़ी अथॉरिटी हासिल हुई और बड़ी पावरफुल स्टेट्स जो थी वो डेवलप हुई। लेकिन अब विद एडवांसमेंट इन इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ and all other technologies that are contributing in globalization, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, जो एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, बल्कि बन चुकी है दुनिया, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो नेशन स्टेट्स की पावर है वो कम हो गई है। अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका कंट्रोल नेशन स्टेट्स पे ज़्यादा है, जैसे कि IMF है। IMF कर्जा देता है गरीब कंट्रीज़ को और उसकी फिर पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक पहलू है। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, तो वो भी जो है, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, जो उसकी सिग्नेचरी कंट्रीज़ हैं, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, उनको माननी पड़ती हैं। तो यानी कि ये इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म, जिसको न्यू कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं। तो इट्स यानी कि जो नेशन स्टेट्स हैं उनकी अब पावर जो है वो कम हो गई है। अच्छा जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी इज वर्ड वॉलस्टाइन 1974 वुड कॉल अ वर्ल्ड सिस्टम, दिस रेफर्स टू। अच्छा, इसमें जी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की गई है, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो जवाब है वो डी है। यूनिट
with the division of labor that extend across ethnic and cultural groups. कुछ कल्चरल और एथनिक ग्रुप्स को, कुछ नेशंस को जो है वो मजबूर किया जाता है, गरीब रखा जाता है. एंड इट्स वर्ल्ड इकोनॉमी, और उसमें सब कंट्रीब्यूट करते हैं. अफ्रीकन कंट्रीज उनको मजबूर करते हैं कि जनाब अपने लिए आप गंदम ना उगाएं, पेट काटें अपना और हमें चाय और कॉफ़ी प्रोड्यूस करके दें. सो इट्स अ वर्ल्ड इकोनॉमी, और वो अपना पेट काट कर चाय बेचते हैं और जो है वो बाकी दूसरी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनका वो ख़रीदते हैं. सो इट्स अ वर्ल्ड सिस्टम, इट्स कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी एंड वर्ल्ड सिस्टम. एंड वॉलस्टाइन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5. द यूज़ ऑफ इंटेंड्योर्ड लेबर इन द 19th सेंचुरी इन्वॉल्व. जी, इंटेंड्योर्ड लेबर जो है, जब स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया उसके बाद भी एक न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी जो थी उसको इंटेंड्योर्ड लेबर बोलते हैं. तो इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 5, द पीपल, A is the right answer. People being transported to British colonies and forced to work for one employer under poor conditions. देखें, एक नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के दरमियान में कुछ नेशंस हैं और उस जगह को हम कैरेबियन बोलते हैं. जैसे कि वेस्ट इंडीज़ की टीम है तो वो सारे कैरेबियन रीजन से क्रिकेटर्स जो हैं वो चुने जाते हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं. वहाँ पे एक सीरीनेम कंट्री है और वहाँ पे इतने ज़्यादा हिंदू एंड इंडियंस एंड भोजपुरी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं. तो मैंने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा, सर्च किया इंटरनेट पे कि ये यहाँ पे इतने ज़्यादा हिंदूज़ एंड इंडियन हिंदी बोलने वाले लोग कैसे हैं. तो फिर मुझे पता चला कि जनाब के जब इंडिया जो ब्रिटिश कॉलोनी था उस दौर में तकरीबन 3 करोड़ जो इंडियन लोग थे उनको ग़ुलाम बनाकर कैरेबियन आइलैंड्स जो थे, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ थे, उधर लेके जाते थे. और मेरे ख्याल में पाम ऑयल बनता था या पता नहीं इस तरह की कोई जो इंडस्ट्री थी या फैक्ट्रीज थी, उधर वहाँ काम करवाते थे. तो आज भी आप जो कैरेबियन का जो इलाका है, बल्कि वो जो आप वेस्ट इंडीज़ की टीम देखते थे उसमें बड़े रमेश सरवन और चंद्र रामपाल वगैरह जो थे, वो मतलब इस तरह के नेम्स आते थे. वो इसीलिए आते थे क्योंकि वो उन ग़ुलामों की औलादें थी जो इंडिया से माइग्रेट करवा कर ब्रिटिशर्स उधर लेके गए थे. सो इस लेबर को हम इंटेंड्योर्ड लेबर बोलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. War became possible between nation states in the 19th century because, question number 6, D is the right option. All of the above. जी, all of the above में क्या क्या आप शामिल है, उसमें है जी, the world has divided into several rival overseas empires. देखिए, उसमें आइडियोलॉजी थी डिफरेंट कंट्रीज़. कुछ कंट्रीज़ कहते थे हमने सोशलिस्ट कंट्रीज़ रहना है और कुछ कहते थे कि जी हमने कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ रहना है. और फिर इकोनॉमी की भी जंग थी. तो इस तरह से फिर वर्ल्ड वार्स थी, वो 2 दफ़ा हुई. यूरोप, जापान, रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये सब इन जंगों में इन्वॉल्व थे. उसके बाद जनाब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोवाइडेड बेटर ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. जी, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा होने से भी ये जो जंगें थी वो ट्रिगर्ड हुई और नए नए रास्ते जो थे वो ट्रांसपोर्ट के फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर वो पता चलने शुरू हुए. और एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो है वो फॉर्म जो है वो तब्दील होनी शुरू हुई. जो डेमोक्रेसी है वो इंट्रोड्यूस हुई मुख्तलिफ कंट्रीज़ में. एंड सी ऑप्शन, देयर वाज इंटेंस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंपटीशन. देखें, इकोनॉमिक कंपटीशन भी जो था वो बड़ा, पॉलिटिकल कंपटीशन भी बड़ा और मिलिट्री कंपटीशन भी बड़ा. और न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो डेवलप हुए और
उन्हीं जंगों में देखें फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो था वो हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो है वो 2 बॉम्ब्स गिरा दिए। जी, क्वेश्चन नंबर 7, इकोनॉमिक एड हैज़ लार्जली फेल्ड टू प्रमोट मॉडर्नाइजेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज। तो ये जनाब इकोनॉमिक एड भी दी जाती है, फिर भी जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्यों नहीं डेवलप होते। सो क्वेश्चन नंबर 7, सी इज द राइट ऑप्शन। डेप्ट repayments with interest can be greater than the amount of money received। उतना कर्ज दिया नहीं जाता जितना सूद वापस करना पड़ता है। ये एक विस्कस साइकिल ऑफ डेप्ट है जिसमें गरीब मुल्कों को IMF वगैरह वर्ल्ड बैंक वगैरह फंसा देते हैं और फिर जनाब उसी चक्कर में फंस के कंट्रीज जो हैं वो फेल्ड स्टेट्स बन जाते हैं। सो ये रीपेमेंट्स का जो एक साइकिल है उसकी वजह से वो मुल्क गरीब रहते हैं। और मतलब पूछा गया कि भाई उनको लोन भी दिया जाता है फिर भी वो गरीब रहते हैं। तो देखिए लोन की शरायत जो है बहुत सख्त होती हैं, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाते। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये सब ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। The term over urbanization means that, question number 8, so B is the right answer. In poorer countries, the rapidly developing cities drain resources from the rural areas। जी देखें जो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है, यानी कि ग्रोथ ऑफ सिटीज़, शहरों का बढ़ जाना जो है, मतलब फैक्ट्रीज़ का लगना, वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होना, इंडस्ट्री का लगना, तो उससे यूरोप में जो है वो अर्बनाइजेशन हुई, शहरों ने जन्म लिया। लेकिन पूछा जा रहा है कि ये ओवर अर्बनाइजेशन क्यों है। ओवर अर्बनाइजेशन जो है वो गरीब मुल्कों में है क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी की वजह से नए सिटीज़ डेवलप नहीं हुए, वहाँ पे पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से और रिसोर्सेज के कम हो जाने की वजह से सिटीज़ डेवलप हो रहे हैं और बहुत सारे गांवों को ख़त्म करके नए सिटीज़ जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो बहरिया टाउन है या मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो मुख्तलिफ विलेजेस जो हैं उनके अक्रॉस ये फैली हुई हैं। तो यानी पॉपुलेशन जो है वो आपकी इंक्रीज़ की है, उस पॉपुलेशन को आपने मैनेज करने के लिए, उनको रेजिडेंस प्रोवाइड करने के लिए आपने फिर जो रिसोर्सेज हैं वो आपने रूरल एरिया से लेने हैं और वो वहाँ से आप ड्रेन कर रहे हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल टूरिज्म। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ए इज द राइट ऑप्शन। सो decreased rates of prostitution and sex tourism। सो यानी कि ग्लोबलाइजेशन से प्रोस्टिट्यूशन भी बढ़ी है एंड सेक्स टूरिज़म भी बढ़ा है, तो इट्स अ डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके जी, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, environmentalist social movements are global in the sense that, so D is the right option here, all of the above। अब ये A B C में क्या लिखा गया है जिसको हमने राइट तस्वुर किया है। They increase our awareness of risks that affect the whole planet। जी जैसे कि ओजोन की लेयर की बात की जाती है कि ये तबाह हो रही है, तो ये हमारी नेशनल मूवमेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल मूवमेंट है। हमें बताया जाता है कि जनाब आप कंट्रोल करें पोल्यूशन पे। दे अपील टू यूनिवर्सल वैल्यूज़ एंड ह्यूमन राइट्स। जी, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज़ बताई जाती हैं। जो हकूक़ यूरोप में औरतों को दिए जाते हैं वही कहा जाता है कि आप अपनी डेवलपिंग सोसाइटी में दें, चाहे वो हमारे कल्चर से मुताबिक रखें या ना रखें, यानी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स।
यानी कि वो लोग डिसाइड करेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, यूनाइटेड नेशन डिसाइड करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर नहीं, उसी में हम एक और चीज़ है, सी ऑप्शन, दे यूज़ ग्लोबल मीडिया टू जनरेट पब्लिसिटी। जी, इंटरनेट और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, BBC, CNN, उसमें इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाता है कि जनाब ह्यूमन राइट्स वो हैं जिसकी डेफिनेशन हमने जिनको ह्यूमन राइट्स कहा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज या पाकिस्तान के लोग अगर जिस चीज़ को ह्यूमन राइट्स कंसिडर करेंगे वो ह्यूमन राइट्स नहीं हो सकते, जो हम कहेंगे वो ह्यूमन राइट्स है। सो ये सारा जो इन्वायरमेंटलिस्ट सोशल मूवमेंट्स हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी खुसूसियात हैं। सो ऑल ऑफ द अबव, सब यहाँ पे ठीक ऑप्शंस हैं। तो आज की हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।